तो नहीं हो रहा। चलो स्टार्ट करें। द्विस्वभाव जल मीन राशि का स्फीयर कितना है? ये अब देखो, ये मैक्सिमम एरिया लेके पैदा होता है। थोड़ा सा गौर करो। मीन राशि है क्या? मीन राशि का चित्र देखो। समंदर में दो मछली, समंदर में दो मछली ऐसे और ऐसे बनाए हुए हैं ना, ऐसे और ऐसे रहते हैं। याद आ रहा है? मीन एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं। दो मीन आपस में खेल रहे हैं और वो व्याप्ति लेके, व्याप्ति का मतलब होता है पूरा महान महासमुंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशन। अब यहां पे देखो, सागर की सागर की तीन तह होता है। तीन तह सागर का कौन कौन सा तह होता है? सागर का एक ऊपरी तह होता है, एक मध्यम होता है और एक अंदर होता है। अब यहाँ पे ये इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो होता है उसके लेयर। ये सागर की लेयर है। ये तला नहीं है, एकदम तलहट है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं तलहट। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे ये टोटल तो पानी ही पानी है ना, ये पूरा एरिया पानी ही पानी है। और ये ऊपरी वाला हिस्सा है सबसे पहले का। यहाँ पे आती हैं लहरें। हद से ज्यादा लहरें जो है यहीं पे पैदा होती हैं। अब ये मीन के अंदर भी कई सारी ग्रहों की कारक तत्व है। ठीक है, वो आगे चल के कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा। ये वाला बीच वाला हिस्सा है, ये शांत एरिया है ये। और करंट होता है नीचे में, यहां पे होता है करंट एकदम। वो यहां से वहां घूमते रहता है। यानी ऊपरी हिस्से में क्या करता है? इसका भी द्विमुखी गति है। द्विमुखी, द्विस्वभाव है तो दो मुख होगा, अंतर्मुख और बहिर्मुख। द्विमुखी गति होगा। इसका भी होगा तो वही दो ही ना। एक अंतर्मुख का गति होगा और एक होगा बहिर्मुख का गति। बहिर्मुख। ओ लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी, हम लोग यहीं तक थे ना? मिनी ना पढ़ना बाकी था। हेलो। हरिओम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी, मीन ही पढ़ रहे थे जी ना हम लोग? जी सर। सर अच्छा। आपने आपने लास्ट नहीं सर, लास्ट टाइम धनु पे आधे रुके थे, आपने कहा था कि दोबारा ले लेंगे इस क्लास को। ओ अच्छा, दोनों हुआ नहीं था क्या? नहीं सर, आधे में छूट गया था। एक क्लास हुई थी, फिर आपने मैसेज डाला था कि अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा दूसरी। अच्छा ठीक है, चले कोई बात नहीं, वो मैं इसी के साथ उसको इंक्लूड कर लूंगा। अभी अभी सर मीन कोई चलाइए, फिर बाद में नेक्स्ट पे देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है चलिए। अब यहां समझिए, ये अंतर्मुखी और एक है बहिर्मुखी। ओके, बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में फर्क क्या है?
अंतर मतलब अंदर का प्राण चंचल अवस्था। अंदर चूंकि चर है तो चंचल अवस्था तो होगा ही। और लेकिन गति सबसे ज्यादा कहाँ आता है? ऊपर वाला हिस्सा में। लहर तो ऊपर में ही आती है ना। ये समंदर की ऊपरी सतह जो है वो, समंदर का ऊपरी सतह वो राहु के अधीन भी आता है। इस खैर ये समंदर को कभी दूसरे टाइम में पढ़ाएंगे। ठीक है। समंदर का कौन सी सतह किस अवस्था में आता है, कौन सी प्लैनेट के अंडर में आता है, वो चीजें बाद में। पहले अभी मीन को पढ़ते हैं। मीन को पढ़ने के बाद बाकी चीजों को समझेंगे। जैसे इसके अगर एकदम अंदर वाला हिस्सा देख लें, अंदर वाला हिस्से में कोई चंचलता नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम इतना गहरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वाला जो हिस्सा है, गहराई भी बहुत ज्यादा है, चंचलता नहीं है। हाँ, बट करंट तो होगा ही। क्यों? लेकिन वो कोई मत्तता नहीं है। मत्तता मतलब उन्मादना, पागलपन। पागलपन जितनी ऊपरी लहर में पागलपन है, वो पागलपन उसके अंदर में नहीं है। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऊपरी सतह कभी कभी बहुत शांत भी रहता है, और हवा के साथ इस जल की अगर संयोग होता है तो उसमें बहुत इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जो कि एक जहाज का भी हालत को जो है खराब कर देता। उसको कहते हैं तरंग। लहर उर्दू शब्द है, हिंदी में बोलते हैं तरंग, संस्कृत बेस हिंदी में। तो ये तरंगे जो है आती रहती हैं, और वो इतनी ऊंची ऊंची हो जाती हैं कभी कभी, वो एकदम पर्वत प्रमाण, मतलब पर्वत के जैसा, पहाड़ का जैसा दिखता है। और खास करके अगर झंझावात मतलब दिशवाब वायु का अ, अपने मतलब ये हो जाए, क्या बोलते हैं, दिशवाब वायु कौन है? मिथुन। मिथुन का वो प्रमथ अवस्था, चर अवस्था अगर आता है तो वहां पे झंझावात पैदा होती है। और ये झंझावात अगर यहाँ पे मीन में इकट्ठा होता है, यानी मिथुन अगर किसी ना किसी वजह से मीन पे दृष्टि दे दे, तो ऊपरी सतह में प्रबल तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। फिर वहां पे क्या है ना, मतलब आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। इस तरह का कंडीशन होता है। जैसे मैंने हर चीज में बोला, धनु में भी बोला था कि स्थिर अग्नि और चर अग्नि में जो बैलेंस, स्थिर अग्नि और चर अग्नि का जो स्वभाव मैंने पढ़ाया था, वही स्वभाव आपका धनु में मिलेगा। जो द्विस्वभाव पृथ्वी में कन्या राशि में जो चर और स्थिर का स्वभाव मैंने पढ़ाया था, वो आपको कन्या में इकट्ठे मिलेंगे। और द्विस्वभाव मिथुन वायु का जो चर वायु और स्थिर वायु को पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पे इकट्ठे मिल जाएंगे। आपको समझना ये है कि प्रथम 15 डिग्री और अंतिम 15 डिग्री की अलग अलग अवस्थान, और कुछ नहीं समझना है। और 0 डिग्री से नेक्स्ट 15 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का इसकी जो दो मुखी अवस्था है, द्विमुखी अवस्था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उसको आपको समझना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंसेस, और अदर्स यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अब ये इस पे हम फलित कैसे करेंगे? फलित ही तो हमारा मेन लक्ष्य है। तो ये चर और स्थिर दोनों जल की स्वभाव से जो मीन राशि का जो चरित्र बनता है, ये भले हम मीन राशि बोल रहे हैं, बट ये मीन लग्न की चरित्र है। मीन राशि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी हम मीन पढ़ा रहे हैं, तो मीन कहने का मतलब है दैट इज राशि। बट चूंकि एस्ट्रोलॉजी में एक और टर्म होता है जहां पे चंद्रमा बैठे रहते हैं उसको कहते हैं राशि, और जहां लग्न उदित होता है उसको कहते हैं लग्न। बट यहाँ पे मैं मीन राशि का कहने का मतलब है मीन में चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं। मीन लगन उदित हुआ, यानी मीन राशि में ही लगन उदित हुआ है, जिसको आप मीन लगन बोलते हैं। वहां क्या होगा? अब इसके स्वभाव या इसके चरित्र में क्या क्या अंतर आएंगे, क्या क्या परिवर्तन होगा, वो समझिए। ये क्या करेगा? दोनों का एक क्या बोलते हैं हम, साम्यता लाने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे स्थिर भाव का जो मैच्योरिटी, स्थिर भाव का मतलब होता है मैच्योरिटी, और चर भाव का मतलब होता है युवावस्था। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आराम से, मैं समझता हूं समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक इंसान, इंसान हमारी युवावस्था में हमारी जो क्षिप्रता होती है, वो हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ते रहता है, वैसे वैसे हमारी वो क्षिप्रता में कमी आती है। और मैच्योरिटी का मतलब क्या है? आपके अंदर ज्ञान का अधिक था। याद होगा मैंने आप लोगों को वो साउथ वाला कुंडली दिखा के एक चार कोनों का अ, उसका नॉलेज दिखाने की कोशिश किया था कि मिथुन का जो नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज है कन्या का, कन्या का जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज है धनु का, और धनु का जितना नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा नॉलेज है ये आपका मीन का, द्विज स्वभाव राशि का। ये महत्वपूर्ण है। असल में नॉलेज का कारक तत्व आपका मार्कर के पास भी है, और नॉलेज वही परिपक्व नॉलेज का, परिपक्व मतलब मैच्योर नॉलेज, मैच्योर नॉलेज जो है वो उसका कारक तत्व जो है आपका, वो है आपका गुरु, यानी बृहस्पति के पास। ठीक है, तो देखिएगा, इसलिए द्विस्वभाव राशि का ये दो मालिक बनाया गया है, और दूसरा कोई मालिक नहीं बनाया गया। ये दो मालिक का भी एक ही रूप है, एक युवावस्था का रूप है और एक वृद्धावस्था का रूप है। नॉलेज मिथुन एकदम बच्चा नॉलेज, कन्या युवा नॉलेज, उससे थोड़ा युवा अवस्था में, उससे थोड़ा परिपक्वता मिलता है धनु में, और एक वृद्धावस्था का जो नॉलेज मिलता है वो है मीन में। तो यानी घूम फिर के दी स्वभाव उसी को दिया गया है जो बुद्धिमत्ता या विजडम के मालिक है, उन्हीं को। भले दो अलग प्लैनेट है लेकिन कारक तत्व तो दोनों की एक ही है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? दो गति है, एक अंतर्गति एक बहिर्गति, और अंतर्गति में स्वच्छता है, पूर्णता है, बहिर्गति में बहुत ज्यादा मत्तता, मत्तता मतलब पागलपन, उन्मादना, ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गया हो और दमा की बीमारी हो गई हो, ये दमा भी जनरली ये दी स्वभाव राशि यानी उसके लग्न होने से जनरली लोगों को होता है।
मैं एकदम अप्रोप्रिएट नहीं बोल रहा हूं कि उन्हीं को ही होता है, बट जनरली होता है, एक जर्नलिस्टिक वर्ड है ये। वहां पे देखिएगा प्राणवायु की दो अवस्था होती है, एक क्षुब्ध अवस्था और एक शांत अवस्था। क्षुब्ध अवस्था में क्या है ना, उसकी सांसें अहर अहर माने मुहुर्मुहु चलते रहता है। वो लंबा सांस है, मतलब जो अस्थमा का ओरिजिनली जो हा हा हा, ये जो सांसें लेना, मुहुर्मुहु सांसें लेना, मतलब एकदम तुरंत तुरंत। और वही अस्थमा का बीमारी जब वो शांत रहता है तो फिर उसके सांस जो है वो स्वाभाविक होता है। ये नींद का भी प्रभाव कुछ वैसा ही है। ये भी कभी कभी मुहुर्मुहु तरंगे उठाती हैं, और कभी कभी ये बिल्कुल शांत, एकदम शांत, जैसे लगता है कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ये ऊपरी भाग में भी हो सकता है, अंदर भाग में भी हो सकता है। अंदर भाग में अगर कोई व्यक्ति उसमें डूब दे दे, हाँ, और तो उसको वो करंट खींच के भी ले जा सकता है, लेकिन हर जगह पे नहीं ले जाएगा, और ये काफी गहराई में होता है। यानी इस स्वभाव के लोगों को ये दो प्रकृति इसके अंदर होता है। एक ये अंदर होता है कि वो मन से किसी को गाली देता है, और एक होता है कि वो कोई ऊपर ऊपर ही गाली देता है, यानी ऊपर ही है, किसी को शत्रु मान सकता है। बट ऐसे भी द्वि स्वभाव के अंदर ऐसा भी हो सकता है जो अंदर से, बाहर से पता ही नहीं चलेगा, बट अंदर से उसकी ये दो चरित्र आता है। इसलिए मीन राशि को वो हमारे कहने में बड़ा शर्म आ रहा है, बट हिंदी में एक वर्ड है दोगला, ठीक है। तो ये मीन वाला लगन जो है, दोगला तो नहीं बोलेंगे, दोगला मतलब बड़ा राफ अश्लील शब्द होता है। वो शब्द एस्ट्रोलॉजिकली फिट नहीं है। ये तो आम कहावत के लिए ठीक है, बट इसकी इसके दो चरित्र बनते हैं। एक तो आपको इसके मुखौटा उड़ाया हुआ है, और एक ये साफ सुथरा है। मुखौटा उड़ा हुआ व्यक्ति को उसके चरित्र आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक जो है वो आपको मुंहफट होगा। वो गाली भी देगा तो सामने देगा, और नहीं देगा तो अंदर से कहीं नहीं देगा। ये दो तरह का चरित्र यहाँ मीन के होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, हमारे जीवन की दो स्फीयर होते हैं। हमारे जीवन में दो तरह का चीजें होता है। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, जीवन के एक स्पिरिचुअल पार्ट जिसको बोलते हैं भाव जगत, और एक होता है बहिर् जगत यानी वस्तुवादी संबंध। कोई भी व्यक्ति का, मीन वाला खास करके, उसका दो जगत होगा। एक होगा भाव जगत, और एक होगा भाव जगत, और एक होगा वस्तु जगत। ये भाव जगत और वस्तु जगत में फर्क क्या है? भाव जगत मन से बनता है, वस्तु जगत प्रैक्टिकलिटी से बनता है। यहां ये द्विस्वभाव मीन राशि की एक सबसे बड़ी, मतलब मैं गुण बोल सकता हूं, ये अवगुण नहीं बोलूंगा, दोष नहीं बोलूंगा, ये गुण बोलूंगा। इसका जो है ना, ये भाव जगत अधिक सक्रिय होता है, याद रखना। ये अधिक सक्रिय होता है किसकी वजह से? वस्तु जगत की से, उसके एवज से, मतलब यहां से ये वाला उतना ज्यादा आपका प्रभावित नहीं करता है। यानी व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचता है, और वो बाहरी से कम सोचता है। ये मीन का एक ये है।
एक परम, मतलब क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुण है। और अगर मीन राशि में कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठे रहे ना, तो ये व्यक्ति जिंदगी भर लोगों का उपकार करेगा। इससे बड़ा चैरिटेबल आदमी कोई होगा नहीं। और उसकी दिल जो है समंदर की तरह होगा, इतना विस्तृत। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड बता रहा हूं आज सब, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोला, आपने कुछ और सुना या समझा। दिशा बाप पढ़ाते पढ़ाते मतलब अजीब सा चीजें सामने में आते रहती है। अब मीन को कालपुरुष कुंडली में कौन सा राशि बोला गया है, कोई बताएंगे मुझे? मीन को कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली में क्या बोला गया है इसको? कोई बताएंगे? कालपुरुष कुंडली में इसको बोला जाता है मोक्ष राशि। इसको क्या बोला गया है? मोक्ष राशि। यहीं से मोक्ष देखते हैं ना हम लोग, 12 हाउस से। जी सर। ये क्यों मोक्ष राशि बोला गया है? कोई बता सकते हैं थोड़ा बहुत, एक आध लाइन, एक आध वर्ड? सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि ये द्विसभा राशि बुध और गुरु को मिली हुई है, ठीक है। तो हम लोग जब बुद्ध से चलते हैं सर, 3 पार करते हैं, 6 पार करते हैं, 9 हमको ज्ञान मिलता है, तो 12 में हमको सर अंत में तो मरणासन ही मिलता है, मोक्ष मिलता है, मतलब ज्ञान का अंत होता है और नया जन्म मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बट एकदम, आप एकदम 100% सही बोली मैम। लेकिन मैंने इसको मोक्ष राशि बोलने के पीछे पराशर जी का कुछ तो ये था, मतलब आशय था। देखिए, आप मैं सर ये गुरु का आश्रम है, गुरु का मतलब ये कहिए गुरु की समाधि का घर है, तो वहीं से ही तो हमको मोक्ष ज्ञान से ही तो प्राप्त हो। हाँ, एक्चुअली अब मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है ऐसी व्यक्ति पे जाना जहां पे हमें दोबारा उत्पन्न ना होना पड़े। लेकिन उत्पन्न होना भी पड़े तो वो फिर प्रभु की इच्छा से। जी सर। गीता आप लोगों ने कभी पढ़ा है? जी सर। गीता में 17वां अध्याय में शायद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की ज्ञान दी गई है। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है अपने अंदर में बैठा हुआ जो पराकाष्ठा है, परम तत्व है, जिसको हम जीवात्मा या परमात्मा का अंश विशेष बोलते हैं। ये मीन राशि का जो चरित्र है ना, मैं समंदर 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 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास जब आपने दो चीजें शायद गौर से, मतलब हमारी जनरली हम भारतीय हैं, हमने हर एक ने हिस्ट्री, हमारी कल्चर की हिस्ट्री तो जरूर पढ़ा होगा। हमारे यहाँ 4 आश्रम चलता है। 4 आश्रम कौन सा है? पहला, हमारी बौद्धिक इतिहास में बताया हुआ है ना, बौद्धिक इतिहास में क्या बताया है? पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम क्या है? गार्हस्थ्य।
तीसरा आश्रम बाण, है ना, बाणप्रस्थ, और चौथा आश्रम होता है संन्यास। ये आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा, पढ़ा है ना। जी दिस सर। दिस दिस स्वभाव राशि को मैं आज बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चार आश्रम की अवधारणा क्यों हुई, आप मुझे बताइए तो। मिथुन को देखिए, आप ब्रह्मचर्य से तुलना कर लीजिए। गारहस्थ कन्या से तुलना कर लीजिए। वानप्रस्थ धनु है। आप लोगों को एक दिन बातों बातों में मैंने ये बोला था कि ये धनु राशि जो है ना, वो सूर्य की भांति है। मैंने वो एक श्लोक गीता से उठा के मैंने आप लोगों को दिया था कि अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे परम जोगी वाला, वो 9th हाउस, क्योंकि वो धर्म कर्म का मालिक है और ये मोक्ष का मालिक मीन। अब आप समझ रहे हैं ज्ञान अपना कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। आ रहा है, वहां कुछ बोलिए, एकदम चुप मत रहिए, क्योंकि बहुत बियॉन्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी बात करो, मतलब एस्ट्रोलॉजी के एकदम एक एक्सट्रीम पोर्शंस की। एस्ट्रोलॉजी कब पैदा हुआ था? पराशर जी के समय में ये डिजाइन हुआ था। अरे कुछ तो बोलो भाई, यस और नो। जी सर। पराशर जी के समय में ये अवधारणा यही थी ना कि हमारी ये चार आश्रम हुआ करते थे। आजकल नहीं है, मैं आजकल की बात जी। नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 12 खाना जब पैदा हुआ, जब उन्होंने ये डिजाइन बनाया था कि इसमें हम 12 खाने डालेंगे और इसमें ये दिसवा भी करेंगे, वो जो डिजाइन किया था, है ना, इसकी जब आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था उस समय की बात करो। वहां पे ये चार आश्रम होते थे, ये चार आश्रम, ये आश्रम, ये आश्रम, ये वाला और ये वाला। ये कौन सा है? मिथुन है। ये मिथुन हो गया। ये हो गया कन्या। कन्या का आप देखिएगा, कन्या का ये सब चित्रण भी वैसे ही किया गया। और ये हो गया धनु, और ये हो गया मीन। ये इसकी, ये जो साइन किया हुआ है ना, चिन्ह बनाया हुआ है, निशानदेही जो की हुई है, इसमें बहुत सारे मतलब नॉलेज इसके निशान में ही डाल दिया गया है कि आप इस चित्रण को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिथुन में देखिए, दो मैथुन रत अवस्था। मैथुन कब होता है? मिथुन जैसे आप पहुंच गए तो उसके बाद कहां जाएंगे? गारहस्थ जीवन में ना। तो यहां मैथुन की आवश्यकता होती है ना गारहस्थ जीवन में, क्योंकि आपके जी बच्चे सर। चाहिए होते हैं, तो मैथुन आवश्यक है ना। तो यहां देखिए, यहां से यहां, अब जैसे ही कन्या पहुंच गए तो आपका गारहस्थ जीवन अब ये परिपक्वता की ओर आ गया। मतलब मिथुन, मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 राशि है, तो ये तीन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 प्लस में ही आता है। 21 प्लस में ही अब उसके बाद ये इसका चिन्ह बनाया हुआ था मैथुन। अब देखिए, इसके बाद आ गया कन्या। कन्या का चिन्ह कैसा है? एक लड़की है जो हाथ में कुछ ली हुई है, सच वगैरह। हमें और इस समय क्या चाहिए ना, प्रजापालन चाहिए। अपने बच्चे वगैरह हो गए हैं, हमको इसका प्रजापालन करना है। हम उस घर के राजा हैं और उस घर के राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा पे अपने पूरे जीवन
बौछार कर देना। तो यहाँ आ, बच्चा वगैरह सब कुछ आ गया, आपने वाइफ और घर परिवार और बच्चों का देखभाल करना। अब जैसे ये जगह आप क्रॉस करके इधर जा रहे हैं, तो फिर वहां पे आ जाता है वानप्रस्थ। मतलब वहां क्या साइन है, पीछे घोड़े का और सामने जो है आपका धनुष बाण का। अब ये धनुष बाण कौन सा है, यहां आपने देखा होगा काम कामदेव को, कामदेव का हाथ में क्या होता है, धनुष बाण। और पीछे पीछे यहां गति बताया हुआ है, घोड़े का गति। यानी आपका गति अब स्तिमित हो गया, घोड़े वाला गति अब स्तिमित हो गया, और काम की इच्छा अब यहां से खत्म होनी चाहिए। यानी गार्हस्थ जीवन में आपने जो किया किया, बहुत लोग प्रजा पालन किए हैं, बहुत सारा चीज हो गया। अब यहां तक आए हैं, आप आपका जीवन का उम्र आप 60 के आसपास हो गया। तो अब आप अपने जीवन की जो लोलुप इच्छाएं हैं, वो सबसे आप मुक्त हो जाइए। अब चले जाइए बाहर। यहाँ वानप्रस्थ में, इसलिए यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से यहां जाते जाते क्या करते हैं, वो स- किसी जगह पे घर से दूर अपने मतलब मियाँ बीवी चले जाते हैं, और वहां पे आश्रम बना के रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनको भगवत प्राप्ति होती है, और फिर उनको मोक्ष मिलता है। ये डिजाइन उसी का वक्त है। इसलिए मीन राशि को मोक्ष राशि भी बोला गया। मोक्ष राशि क्यों? अब मोक्ष राशि का मतलब ये होता है कि वो ना प्रकृति के जितने रहस्य हैं, उस रहस्य के साथ ये अपने आप में उसके दर्शन होने लगती है। इंसान को इंसान को जब उम्र होता है ना, उसके बाद वो पूरे लाइफ भर का वो रिकॉल करता है, मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, वो क्या पाया क्या खोया। वो एक हिसाब किताब करने लगता है। उस समय वो देखता है मेरा पूरा लाइफ इज इक्वल टू जीरो। मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है भगवान। और ये भगवान के प्रति वो जो है ना, नौछावर होते रहता है उस समय। दैट इज मोक्ष। मोक्ष मतलब मर जाना नहीं है। भगवान के साथ अपने आप का उपवास, उपवास करना। यही उपवास से ये वाली तो वो क्या बोलते हैं ना लैंग्वेज, अभी जो हम लोग उपवास करते हैं ना, भूखा रहते हैं, ये उपवास उस समय का ये उपवास से मेल नहीं खाता है। भूखा रहने के लिए नहीं बोला गया था, बोला गया था कि आप भगवान के नजदीक रहिए। क्लियर? चलिए, दी स्वभाव कंप्लीट हो गया। जल्दी से नेक्स्ट क्लास में आइए। मैं अब इसको दी स्वभाव का वो चरित्र पूरा और उसको फलित करने की पूरी कला अंतिम लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। ये आपका एडवांस एस्ट्रोलॉजी का। आप लोग फिर चाहेंगे तो फिर द्रेकान वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ा सकता हूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दी स्वभाव ये जो मैं आपका राशि तत्व जो पढ़ा रहा था, एक और क्लास आज नेक्स्ट क्लास में आइए, मैं बाकी वो